हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी ऑडियो क्लब में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आधुनिक मानव सोचना का परिचय। इस अध्याय में हम थिंकिंग फास्ट एंड स्लो द्वारा डैनियल kahneman की किताब की शुरुआत में सशर्त परिचय करेंगे। ये किताब हमें मानव मस्तिष्क की गहराइयों में एक सुंदर यात्रा पर लेकर जाती है, जहां हम दो तरह के सिस्टम 1 और सिस्टम 2 को जानेंगे जो हमारी सोचने में क्रियाशील होते हैं। आधुनिक मानव सोचना की चर्चा में हम उस समय की शुरुआत करेंगे जब मानव समझने का तरीका बदल रहा था। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कैसे डैनियल kahneman ने विश्वविद्यालयों में अपने अनुसंधान के माध्यम से मानव मस्तिष्क के विचार की नई दिशाएं खोजने का प्रयास किया। इस अध्याय में हम ये भी समझेंगे कि कैसे सिस्टम 1 जो हमें त्वरित और स्वच्छता से निर्णय लेने में मदद करता है, और सिस्टम 2 जो हमारी सोचने को गहराई से सोचने का समर्थन करता है, हमारे निर्णयों पर कैसे प्रभाव डालते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हम इस यात्रा की शुरुआत करेंगे और डैनियल kahneman के अनुभव से हमें एक नए दृष्टिकोण की ओर बढ़ने का मौका मिलेगा। चैप्टर 2, सिस्टम 1 और सिस्टम 2, मानसिक प्रक्रियाओं की दो विभिन्न दुनियाएं। इस अध्याय में हम डैनियल kahneman की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में वर्णित दो मुख्य मानसिक प्रक्रियाओं सिस्टम 1 और सिस्टम 2 को गहराई से समझेंगे। ये दो सिस्टम हमारे दिनचर्या में निर्णय लेने में सहायक हैं, परंतु इनमें अंतर होने के कारण हमारी सोच भिन्न भिन्न होती है। सिस्टम 1, त्वरित और स्वच्छता। सिस्टम 1 हमारी त्वरित और स्वच्छता से निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह अपनी तेजी और स्वाभाविकता के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हम इसे अधिकांश स्थितियों में अच्छे तरीके से निर्णय लेने के लिए उपयोग करते हैं, परंतु इसमें विचारशीलता की कमी हो सकती है। सिस्टम 2, धीमा और गहराई से सोचना। सिस्टम 2 हमारी धीमी और गहराई से सोचने की प्रक्रिया है। ये हमें जटिल समस्याओं का सामना करने में मदद करता है और हमें विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करता है, परंतु इसका उपयोग करने में हमें अधिक समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस अध्याय के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि कैसे ये दो सिस्टम हमारी सोच और निर्णय लेने में सहारा करते हैं और कैसे हमें इनका सही से उपयोग करने से जीवन में सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। चैप्टर 3, अवसाद और खुशी, इमोशंस का खेल। इस अध्याय में हम थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के माध्यम से आगे बढ़कर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, अवसाद और खुशी, जो हमारी इमोशनल स्थिति को संचित करने वाले महत्वपूर्ण पहलुओं में से कुछ हैं। इमोशंस का महत्व। हम पहले समझेंगे कि इमोशंस हमारे निर्णयों पर कैसे प्रभाव डालते हैं और विभिन्न स्थितियों में हमारी सोचने को कैसे प्रभावित करते हैं। अवसाद और खुशी की सोच। इस खंड में हम सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के साथ जुड़े अवसाद और खुशी के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। कैसे हम इन भावनाओं को महसूस करते हैं और इनका बराबरी से सामना करने के लिए तय करते हैं। इमोशनल निर्णय और सिस्टम 1। हम देखेंगे कि कैसे सिस्टम 1 हमें त्वरित निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो कभी कभी हमें अवसाद या खुशी के स्वरूप में आधारित होता है। धीमा सोचना और इमोशनल बुद्धिमत्ता। इस खंड में हम देखेंगे कि सिस्टम 2 कैसे हमें गहराई से सोचने में मदद करता है और कैसे हम अपनी इमोशंस को समझकर सही निर्णय लेते हैं। खुशी का अभ्यास। अंत में हम जानेंगे कि कैसे हम खुश और सकारात्मक भावनाओं का अभ्यास करके अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। इस अध्याय से पाठक एक सामग्री और आत्मसातीर्थ्य का सफर करेंगे, जिससे वे अपनी इमोशनल स्थिति को समझ सकें और सकारात्मक निर्णय लेने में सक्षम हों। चैप्टर 4, विनम्रता से लेकर घमंड तक, उत्कृष्टता की सीमा। इस अध्याय में हम विचार करेंगे कि कैसे हमारी सोच और निर्णयों में विनम्रता और घमंड के भावनात्मक अंतर को समझ सकते हैं। ये चर्चा करेगा कि कैसे इन भावनाओं का सही से सामंजस्य बनाए रखना हमारे निर्णयों पर कैसा प्रभाव डाल सकता है। विनम्रता का महत्व। हम जानेंगे कि विनम्रता कैसे हमें अन्यों की रायों का समर्थन करने और सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद कर सकती है। घमंड की पहचान। इस खंड में हम घमंड की भावनाओं को कैसे पहचान सकते हैं और यह कैसे हमें निर्णय लेने में असमर्थ बना सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। उत्कृष्टता की सीमा। हम यह विचारेंगे कि कैसे अधिकतम उत्कृष्टता की प्राप्ति का प्रयास करते समय हमें अपनी सीमाओं को कैसे बचाए रखना चाहिए। समर्थन और अभिवादन। इस खंड में हम ये देखेंगे कि कैसे हम सहानुभूति और आदर के साथ अपनी तकदीर को आगे बढ़ा सकते हैं और यह कैसे हमें सशक्त बना सकता है। सही समय पर सही निर्णय। इस अंतिम खंड में हम ये जानेंगे कि कैसे हम सही समय पर सही निर्णय लेने की कला को सीख सकते हैं, जिससे हमारी सोच और व्यवहार में सुधार हो। इस अध्याय से पाठक समझेंगे कि विनम्रता और घमंड के बीच सही संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है और यह हमारे निर्णयों को कैसे प्रभावित कर सकता है। चैप्टर 5, सिस्टम 1 में भूमिका, अनजाने निर्णय और उनके प्रभाव।
इस अध्याय में हम समझेंगे कि सिस्टम एक कैसे हमारे निर्णयों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हम बिना जाने कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। हम ये भी देखेंगे कि इसका कैसा प्रभाव होता है और हम इसे सही तरीके से कैसे प्रबंधित कर सकते हैं। सिस्टम एक का परिचय। हम पहले सिस्टम एक की अवधारणा को समझेंगे और यहाँ तक कि यह हमारे निर्णयों में कैसे सक्रिय होता है। अनजाने निर्णय। इस खंड में हम देखेंगे कि कैसे सिस्टम एक हमें अनजाने रूप से निर्णय लेने में सहायक हो सकता है और यह कैसे हमें त्वरितता में कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकता है। सिस्टम एक के प्रभाव। हम यहाँ देखेंगे कि सिस्टम एक के अनजाने निर्णयों के प्रभावों को समझना क्यों महत्वपूर्ण है और यह कैसे हमारे दैहिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। व्यक्तिगत और सामाजिक प्रभाव। इस खंड में हम देखेंगे कि सिस्टम एक के निर्णयों का व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर कैसा प्रभाव होता है और इससे हमारे आत्मविश्वास और सोशल इंटरेक्शन पर कैसा असर पड़ता है। सिस्टम एक को पहचानने और प्रबंधित करने के तरीके। अंत में हम उन तरीकों को सीखेंगे जिनसे हम सिस्टम एक को पहचान सकते हैं और इसका सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं ताकि हम निर्णय लेने में अधिक जागरूक और सचेत रह सकें। इस अध्याय के माध्यम से पाठक सिस्टम एक के अनजाने निर्णयों को समझेंगे और उनके प्रभावों को सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के लिए तैयार होंगे। चैप्टर 6 अक्लमंद निर्णय। सिस्टम 2 की आवश्यकता और चुनौतियाँ। इस अध्याय में हम समझेंगे कि सिस्टम 2 कैसे हमारे निर्णयों के लिए आवश्यक है और इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने में कैसे चुनौतियाँ आ सकती हैं। हम ये भी देखेंगे कि इसका सही तरीके से प्रबंधन कैसे हमें सबसे अच्छे निर्णय लेने में मदद कर सकता है। सिस्टम 2 का स्वरूप। हम पहले सिस्टम 2 की विशेषताओं को समझेंगे और यहाँ तक कि यह कैसे हमें गहराई से सोचने में मदद करता है। सिस्टम 2 की आवश्यकता। इस खंड में हम देखेंगे कि कैसे सिस्टम 2 का इस्तेमाल करना हमारे निर्णयों में सुधार करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। सिस्टम 2 के प्रयोग की चुनौतियाँ। हम यहाँ चर्चा करेंगे कि कैसे सिस्टम 2 का सही तरीके से इस्तेमाल करना चुनौतियों के सामना कर सकता है और इसे सामाजिक, व्यक्तिगत और व्यावसायिक संदर्भ में कैसे लागू किया जा सकता है। सिस्टम 2 के लाभ। इस खंड में हम देखेंगे कि सिस्टम 2 का सही तरीके से इस्तेमाल करने से हमें कैसे लाभ हो सकता है और यह हमें सुधारित निर्णय लेने में कैसे मदद कर सकता है। सिस्टम 2 का प्रबंधन। अंत में हम उन तरीकों को सीखेंगे जिनसे हम सिस्टम 2 को सही तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं ताकि हम इसे सबसे अच्छे रूप से इस्तेमाल कर सकें और सही निर्णय ले सकें। इस अध्याय से पाठक सिस्टम 2 की महत्वपूर्णता को समझेंगे और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तैयार होंगे। चैप्टर 7 निर्णय में तात्पर्य, लक्ष्यों और मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। इस अध्याय में हम समझेंगे कि निर्णय लेते समय हमें अपने लक्ष्यों और मूल्यों को कैसे मध्यस्थ बनाना चाहिए ताकि हम सही और सामंजस्यपूर्ण निर्णय ले सकें। लक्ष्यों का महत्व। पहले हम जानेंगे कि लक्ष्यों का सही से स्थापित करना क्यों महत्वपूर्ण है और ये कैसे हमें निर्णय लेने में मार्गदर्शन कर सकते हैं। मूल्यों का आदान प्रदान। इस खंड में हम देखेंगे कि मूल्यों को कैसे हमारे निर्णयों का मौलिक हिस्सा बनाया जा सकता है और इन्हें कैसे अपनी सोचने का मानक बनाया जा सकता है। लक्ष्यों और मूल्यों का समर्थन। इस खंड में हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपने लक्ष्यों और मूल्यों को सही से समर्थन प्रदान कर सकते हैं जिससे हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद मिल सके। मूल्यों का परिचय। इस खंड में हम अपने मूल्यों को कैसे स्वस्थ और स्थायी बना सकते हैं ताकि हमारे निर्णयों में एक स्थिर मानक हो। निर्णय की प्रक्रिया में मूल्यों का अनुप्रयोग। इस खंड में हम देखेंगे कि निर्णय लेते समय हम अपने मूल्यों का कैसे अनुप्रयोग कर सकते हैं ताकि हमारा निर्णय सामंजस्यपूर्ण और सही हो। उदाहरण और अनुसंधान। अंत में हम उदाहरण और अनुसंधान के माध्यम से देखेंगे कि कैसे अन्य लोगों ने अपने लक्ष्यों और मूल्यों को कैसे प्रबंधित किया है और इससे हमें कैसा सीखने को मिल सकता है। इस अध्याय से पाठक समझेंगे कि लक्ष्यों और मूल्यों को सही से समझाना निर्णय लेने में कितना महत्वपूर्ण है और इन्हें कैसे सही तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। चैप्टर 8 समझदारी का मूल्य, हमारी निर्णय लेने में सहायक। इस अध्याय में हम समझेंगे कि समझदारी कैसे हमें हमारे निर्णयों में सहायक हो सकती है और हमें कैसे सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। समझदारी की परिभाषा। पहले हम जानेंगे कि समझदारी क्या है और इसका हमारे निर्णय में कैसा योगदान हो सकता है। समझदारी के लाभ। इस खंड में हम देखेंगे कि समझदारी के लाभ क्या हैं और ये हमें कैसे सही निर्णय लेने में मदद कर सकती हैं। समझदारी और इमोशनल इंटेलिजेंस। इस खंड में हम ये देखेंगे कि समझदारी कैसे हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकती है और इससे हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से समझ सकते हैं। समझदारी और सिस्टम एक सोच। इस खंड में हम देखेंगे कि समझदारी कैसे हमें सिस्टम एक सोच से बाहर निकाल सकती है और हमें ठोस तरीके से सोचने में मदद कर सकती है। बुद्धिमत्ता का उपयोग।
इस अंतिम खंड में हम बुद्धिमत्ता कैसे अपने निर्णय में शामिल कर सकते हैं और समझदारी का सही से उपयोग करके कैसे हमारे निर्णयों में सुधार कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय से पाठक समझेंगे कि समझदारी कैसे हमें सही और समझदार निर्णय लेने में सहायक हो सकती है और इसे कैसे सही तरीके से अपने जीवन में शामिल किया जा सकता है। चैप्टर 9, विवेकबद्ध खर्च और धन का प्रबंधन। इस अध्याय में हम समझेंगे कि विवेकबद्ध खर्च और धन का सही तरीके से प्रबंधन कैसे हमें आर्थिक स्थिति में सुरक्षित रख सकता है और इससे हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार कैसा हो सकता है। बजट बनाएं। पहले हम जानेंगे कि बजट कैसे बनाएं और इसे कैसे अपनी आर्थिक योजना में शामिल करें, जिससे हम अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकें। धन का प्रबंधन। इस खंड में हम देखेंगे कि धन का सही से प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, जिससे हम बचत कर सकते हैं और आने वाले समय के लिए आर्थिक सुरक्षा महसूस कर सकते हैं। उचित निवेश। इस खंड में हम ये जानेंगे कि धन को उचित तरीके से निवेश कैसे किया जा सकता है, ताकि हमें आने वाले समय में आर्थिक स्थिति में वृद्धि हो सके। कर्ज का प्रबंधन। इस खंड में हम देखेंगे कि कर्ज का सही से प्रबंधन कैसे होता है और इससे हम आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सकते हैं। आर्थिक साक्षरता। इस अंतिम खंड में हम ये देखेंगे कि आर्थिक साक्षरता कैसे हमें अपने धन का सही तरीके से प्रबंधन करने में मदद कर सकती है और हमें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकती है। इस अध्याय से पाठक समझेंगे कि विवेकबद्ध खर्च और धन का सही प्रबंधन कैसे हमें स्थायी आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है और इससे हमारे जीवन को कैसे सुधारा जा सकता है। चैप्टर 10, आत्म विकास और स्थिति निर्धारण। इस अध्याय में हम समझेंगे कि आत्म विकास कैसे हमें स्वयं को बेहतर बनाने और स्थिति निर्धारण कैसे हमें अच्छे निर्णय लेने में सहायक हो सकते हैं। आत्म जागरूकता। पहले हम आत्म जागरूकता के महत्व को समझेंगे और यह कैसे हमारे स्वयं को समझने और विकसित करने में मदद कर सकती है। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती। इस खंड में हम देखेंगे कि स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती कैसे हमारी जीवन शैली को प्रभावित करते हैं और इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। स्थिति निर्धारण। इस खंड में हम सीखेंगे कि स्थिति निर्धारण कैसे हमें विभिन्न परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है और हमें अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। कौशल और पेशेवर विकास। इस खंड में हम देखेंगे कि कौशल और पेशेवर विकास कैसे हमें अपने क्षेत्र में माहिर बना सकते हैं और यह हमें अधिक सक्सेसफुल बनने में मदद कर सकता है। सामाजिक और मानव संबंध। इस खंड में हम सीखेंगे कि सामाजिक और मानव संबंध कैसे हमें समृद्धि और आत्म सुधार में मदद कर सकते हैं। स्वयं मोटिवेशन। अंत में हम जानेंगे कि स्वयं मोटिवेशन कैसे हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है और इससे हमारी सामर्थ्य और आत्म संबंध में सुधार हो सकता है। इस अध्याय से पाठक समझेंगे कि आत्म विकास और स्थिति निर्धारण कैसे हमें सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं और इससे हमारे जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। चैप्टर 11, संबंधों में मित्रता और समर्थन। इस अध्याय में हम समझेंगे कि संबंधों में मित्रता और समर्थन कैसे हमें आत्मिक सुख और समृद्धि में मदद कर सकते हैं और कैसे ये हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। मित्रता का महत्व। पहले हम जानेंगे कि मित्रता का सही से महत्व कैसे रखा जा सकता है और यह हमारे जीवन को कैसे सुखी बना सकता है। संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका। इस खंड में हम देखेंगे कि संबंधों कैसे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन्हें कैसे सही तरीके से बनाए रखा जा सकता है। समर्थन का योगदान। इस खंड में हम समझेंगे कि समर्थन कैसे हमें आत्मिक रूप से मजबूत बना सकता है और हमें अधिक स्वतंत्रता और साहस प्रदान कर सकता है। विशेषज्ञता और सहायता। इस खंड में हम देखेंगे कि विशेषज्ञता कैसे हमारे संबंधों को और भी मजबूत बना सकती है और सहायता कैसे हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। संबंधों में संवेदनशीलता। इस खंड में हम सीखेंगे कि संबंधों में संवेदनशीलता कैसे हमारे जीवन को रंगीन बना सकती है और हमें एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने में मदद कर सकती है। विपरीतता और मान्यता। अंत में हम जानेंगे कि विपरीतता कैसे हमें बेहतर से समझा जा सकता है और कैसे समर्थन का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि हमारे संबंध और भी मजबूत हो सकें। इस अध्याय से पाठक समझेंगे कि संबंधों में मित्रता और समर्थन कैसे हमें आत्मिक सुख, समृद्धि और सार्थकता में मदद कर सकते हैं और इन्हें कैसे बेहतर बनाए रखा जा सकता है। चैप्टर 12, सफलता का मानचित्र। इस अध्याय में हम समझेंगे कि सफलता का मानचित्र कैसे बनाया जा सकता है और कैसे ये हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। सफलता की परिभाषा। पहले हम जानेंगे कि सफलता की सही परिभाषा क्या है और यह हमारे लिए कैसे व्यक्तिगत हो सकती है। लक्ष्य तय करना। इस खंड में हम देखेंगे कि लक्ष्य कैसे तय किए जा सकते हैं और इन्हें कैसे सफलता की दिशा में मार्गदर्शन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वयं निगरानी। इस खंड में हम सीखेंगे कि स्वयं निगरानी कैसे हमें हमारे लक्ष्यों की दिशा में और उन्हें प्राप्त करने के लिए सहारा प्रदान कर सकती है।
निर्धारित कदम। इस खंड में हम देखेंगे कि निर्धारित कदम कैसे हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। असफलता का सामना करना। इस खंड में हम ये देखेंगे कि कैसे असफलता का सामना करना हमें सीखने में मदद कर सकता है और हमें अपने मानकों को समायोजित करने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है। सफलता की अनुपम भूमिका। इस अंतिम खंड में हम देखेंगे कि सफलता की अनुपम भूमिका कैसे हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकती है और हमें सक्सेसफुल बनने के लिए आत्मविश्वास प्रदान कर सकती है। इस अध्याय से पाठक समझेंगे कि सफलता का मानचित्र कैसे तैयार किया जा सकता है और कैसे ये हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मार्गदर्शन कर सकता है। चैप्टर 13, संतुलित जीवन और कार्य परिसंपत्ति। इस अध्याय में हम समझेंगे कि संतुलित जीवन कैसे जिया जा सकता है और कार्य परिसंपत्ति कैसे हमारे जीवन को समृद्धि और शांति से भर सकती है। जीवन में संतुलन की महत्वपूर्णता। पहले हम जानेंगे कि संतुलन का महत्व क्या है और यह हमारे जीवन में कैसे आता है। कार्य और जीवन का संतुलन। इस खंड में हम देखेंगे कि कार्य और जीवन का संतुलन कैसे हमें एक सुखमय और उत्तेजना भरा जीवन प्रदान कर सकता है। समय का प्रबंधन। इस खंड में हम समझेंगे कि समय का सही से प्रबंधन कैसे हमें कार्य और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है। पर्याप्त आराम और योग्यता। इस खंड में हम देखेंगे कि पर्याप्त आराम और योग्यता कैसे हमें कार्य में सकारात्मक रूप से संलग्न रहने में मदद कर सकते हैं। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती। इस खंड में हम जानेंगे कि स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती कैसे हमारे जीवन को संतुलित और सुखमय बना सकते हैं। सामाजिक और पारिवारिक संबंध। इस खंड में हम देखेंगे कि सामाजिक और पारिवारिक संबंध कैसे हमें आत्मिक संतुलन में मदद कर सकते हैं और कैसे ये हमारे कार्य में संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। आत्मसमर्थन। इस अंतिम खंड में हम सीखेंगे कि आत्मसमर्थन कैसे हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद कर सकता है और कैसे ये हमें आत्मिक संतुलन में रख सकता है। इस अध्याय से पाठक समझेंगे कि संतुलित जीवन कैसे जिया जा सकता है और कार्य परिसंपत्ति कैसे हमें समृद्धि, शांति और संतुलन में रख सकती है। चैप्टर 14, साहित्य और सोच का संवाद। इस अध्याय में हम समझेंगे कि साहित्य और सोच का संवाद कैसे हमारे मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक जागरूकता और विचारशीलता में सुधार कर सकता है। साहित्य का महत्व। पहले हम जानेंगे कि साहित्य का महत्व क्या है और यह हमारे सोचने के तरीके पर कैसा प्रभाव डाल सकता है। विचारशील साहित्य। इस खंड में हम देखेंगे कि विचारशील साहित्य कैसे हमें अलग अलग परिप्रेक्ष्यों से सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है और हमें विभिन्न मुद्दों पर समझौता करने का योग्यता प्रदान कर सकता है। सोच का संवाद। इस खंड में हम समझेंगे कि सोच का संवाद कैसे हमें समृद्धि के लिए एक बेहतर सामाजिक और सांस्कृतिक समर्थन प्रदान कर सकता है। विभिन्न साहित्यिक रूप। इस खंड में हम विभिन्न साहित्यिक रूपों की बात करेंगे और यह कैसे हमें अलग अलग दृष्टिकोणों से विचार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। साहित्य का समर्थन। इस खंड में हम जानेंगे कि साहित्य कैसे सोच, भाषा और भावनाओं का समर्थन कर सकता है और हमें अपने विचारों को व्यक्त करने में मदद कर सकता है। सोच की स्वतंत्रता। इस खंड में हम समझेंगे कि सोच की स्वतंत्रता कैसे हमें नए और अनुप्रयुक्त दृष्टिकोणों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर सकती है और हमें समस्याओं का सामना करने के लिए सही मार्गदर्शन कर सकती है। साहित्य और समाज। इस अंतिम खंड में हम देखेंगे कि साहित्य कैसे समाज के साथ मिलकर हमें समझौता करने, सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देने और एक सजीव समाज की दिशा में प्रेरित कर सकता है। इस अध्याय से पाठक समझेंगे कि साहित्य और सोच का संवाद कैसे हमें विचारशील, समृद्ध और सुदृढ़ मनोबल से युक्त कर सकता है और हमें एक समृद्ध और सहज जीवन शैली में मदद कर सकता है। चैप्टर 15, आत्म सकारात्मकता और स्वास्थ्य। इस अध्याय में हम समझेंगे कि आत्म सकारात्मकता और स्वास्थ्य कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और यह हमारे जीवन को कैसे सकारात्मक रूप में प्रभावित कर सकते हैं। आत्म सकारात्मकता का अर्थ। पहले हम आत्म सकारात्मकता का सही से अर्थ समझेंगे और यह कैसे हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य और मानसिक समर्थ। इस खंड में हम देखेंगे कि स्वास्थ्य कैसे हमारे मानसिक समर्थ को प्रभावित कर सकता है और आत्म सकारात्मकता कैसे इसमें मदद कर सकती है। आत्म सकारात्मकता और स्वास्थ्य का संबंध। इस खंड में हम समझेंगे कि आत्म सकारात्मकता और स्वास्थ्य के बीच कैसा संबंध है और यह हमें एक सकारात्मक जीवन शैली की दिशा में कैसे मार्गदर्शन कर सकता है। स्वास्थ्य की अवधारित देखभाल। इस खंड में हम स्वास्थ्य की अवधारित देखभाल के महत्व को समझेंगे और यह कैसे हमें आत्म सकारात्मकता में सहायक हो सकता है। आत्म सकारात्मकता के लाभ। इस खंड में हम जानेंगे कि आत्म सकारात्मकता के लाभ क्या हैं और यह हमें स्वास्थ्य और जीवन के विभिन्न पहलुओं में कैसे सुधार सकती है।
आत्म संरक्षण और स्वास्थ्य। इस खंड में हम देखेंगे कि आत्म संरक्षण कैसे हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है और यह हमें खुद की देखभाल में सकारात्मक भूमिका देने का योग्यता प्रदान कर सकता है। सकारात्मक जीवन शैली का प्रभाव। इस अंतिम खंड में हम जानेंगे कि सकारात्मक जीवन शैली कैसे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और यह हमें सुस्ती और सुरक्षित महसूस करने में मदद कर सकती है। इस अध्याय से पाठक समझेंगे कि आत्म सकारात्मकता और स्वास्थ्य कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और यह कैसे हमें सकारात्मक और सुरक्षित जीवन शैली में मदद कर सकते हैं। समापन। इस पुस्तक के माध्यम से हमने थिंकिंग फास्ट एंड स्लो द्वारा डैनियल kahneman के उत्कृष्ट विचारों का संदेश सुना है और इसे बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो सोचने का साहस के माध्यम से हिंदी में प्रस्तुत किया है। ये पुस्तक हमें मानव मनोबल, निर्णय लेने की प्रक्रिया और विचारशीलता के क्षेत्र में गहरे दृष्टिकोण प्रदान करती है। पुस्तक के विभिन्न अंशों के माध्यम से हमने सोचने के दो तरीकों को समझा है, एक तेज और दूसरा धीमा और विवेकपूर्ण। इससे हमें निर्णय लेते समय होने वाली गड़बड़ियों, आत्म धोखे और भ्रांतियों के संदर्भ में जागरूक होने का अवसर मिलता है। इस पुस्तक के धारा प्रवाह विचार और गहराइयों से हमने विभिन्न पहलुओं से जुड़े विचार प्राप्त किए हैं और इन्हें बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के माध्यम से साझा किया है। हमने इस पुस्तक को 10 विषयों और पंक्तियों के माध्यम से व्याख्यानित किया है, जिससे पाठकों को इस उपन्यास की मुख्य बातें समझने में मदद मिलेगी। बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो सोचने का साहस के माध्यम से हम यह आशा करते हैं कि पाठक न केवल kahneman के महत्वपूर्ण आदान प्रदान को समझेंगे, बल्कि इससे उनकी दिनचर्या में भी इसका अवलोकन करेंगे और इससे सीधे संबंधित सिद्धांतों को अपनाएंगे। ये पुस्तक हमें अपनी सोचने की प्रक्रिया में सुधार करने, निर्णय लेने की कला में महारत प्राप्त करने और जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक सशक्त दिशा में मार्गदर्शन करने का एक अद्वितीय मौका प्रदान करती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।